हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। आज प्रोबेबली हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या हम लोगों ने स्टडी किया है अभी तक। हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर है वो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक है। सेक्शन 22 इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो ये बताता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर टैक्सेबल होगी। सेक्शन 23 जो है वो है हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन। जो सेक्शन 23 है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन बताता है अलग अलग सिचुएशन के अंदर। सेक्शन 24 जो है वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की नेट एनुअल वैल्यू में से क्या क्या डिडक्शन आपको दी जाएंगी। सेक्शन 25 है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस इफ पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, आपको ध्यान आ रहा होगा। सेक्शन 25 कैपिटल ए जो है वो है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ रेंट के केस के बारे में। तो ये सारे सेक्शन हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिए हैं। जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो भी हमने काफ़ी निपटा लिए हैं। अब सिर्फ दो ही सेक्शन इसके अंदर रहते हैं और वो है सेक्शन 26 एंड 27। सेक्शन 26 जो है वो है को ओनरशिप का, यानी कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी मोर देन वन ओनर जिसके हैं तो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकाली जाएगी। और सेक्शन 27 जो है वो है डीम्ड ओनरशिप का। कुछ लोग लीगली ओनर नहीं होते हैं लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए उन लोगों को ओनर मान लिया जाता है। तो वो सेक्शन 27 है डीम्ड ओनर। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ओनर माना जाएगा, ऑल्दो वो लोग ओनर नहीं हैं अंडर जनरल लॉ, क्योंकि यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्स लगता है वो तभी लगेगा जब आप ओनर हो, या तो आप ओनर हो या लॉ मेकर्स ने इनकम टैक्स के पर्पज के लिए हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पर्पज के लिए आपको ओनर मान लिया गया हो। तो आप ओनर हो नहीं कुछ केसेज में, लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 27 में कुछ लोगों को डीम्ड ओनर माना गया है। तो ये दो सेक्शन रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट में सेक्शन 26 जो है वो काम का है कि हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय को ओनर। किस तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाएगी अगर प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर हैं। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी की इनकम निकाली जाएगी और फिर हम उसे नोट से भी स्टडी करते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। सेक्शन 26 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 26 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 26 है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी in case of co-ownership, in case of co-ownership प्रॉपर्टी की इनकम को कैसे निकाला जाएगा को-ओनरशिप के केस में। प्रॉपर्टी की इनकम को किस तरीके से निकाला जाएगा को-ओनरशिप के केस में। प्रॉपर्टी देखिए या तो लेट आउट हो सकती है या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। प्रॉपर्टी जो है दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो लेट आउट हो सकती है या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है। या तो प्रॉपर्टी लेट आउट हो सकती है
if property let out, if property is let out, अगर let out है तो क्या करेंगे, और if property self occupied, if property is self occupied तो क्या करेंगे, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो क्या करेंगे, और प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या करेंगे। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो उस केस में फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट income from house property first we have to calculate income from house property as in other cases first we have to calculate income from house property एज इन अदर केसेज, जैसे हम बाकी केसेज में इनकम निकालते हैं वैसे ही अगर को ओनरशिप का केस है तो भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। और कैलकुलेट होने के बाद इनकम, देन इनकम shall be divided, then income shall be divided in the hands of co-owner, उस इनकम निकालने के बाद जो इनकम निकलेगी वो को ओनर के हाथ में डिवाइड कर दी जाएगी। Then income shall be divided in the hands of co-owner in the ratio as decided, यानी कि जो भी रेशियो उनके हाथ में है, जो भी रेशियो के हिसाब से उन्होंने आपस में ओनरशिप डिटरमाइन कर रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली इनकम को डिवाइड कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इनकम separately. We have to calculate income separately in the hands of each co-owner. Each co-owner is entitled to claim deduction on interest on borrowed capital, interest on borrowed capital up to maximum 30,000 or 2 lakh, up to maximum or 30,000 or 2 lakh as the case may be,
may be, as the case may be, each co-owner is entitled to claim deduction on interest on borrowed capital up to maximum 30,000 2 lakh as the case may be. यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? सभी ने कॉपी कर लिया है? यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? सभी ने कॉपी कर लिया है? देखिए सिंपल सा है, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पहले इनकम फ्रॉम ऑफ प्रॉपर्टी निकाल लीजिए जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद डिवाइड कीजिए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में पहले डिवाइड कीजिए और तब कैलकुलेट कीजिए। यानी पहले आपको अलग अलग को ओनर के कॉलम बनाने पड़ेंगे और अलग अलग व्यक्ति की इनकम निकालनी पड़ेगी जैसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में निकालते हैं। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में नील एनएबी मानी जाती है और एक ही डिडक्शन मिलती है और वो होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। और हर एक को ओनर को इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है अप टू मैक्सिमम ऑफ 30,000 या 2 लाख जो भी केस होगा, जिसकी भी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो मिलेगी और इनकम निकाली जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है ये जो सेक्शन 26 अगर हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है वो प्रॉपर्टी वाइज है या एसएससी वाइज है। ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछते हैं कि इज ए डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज प्रॉपर्टी वाइज और ए एसएससी वाइज, तो क्या आंसर आपका रहने वाला है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है प्रॉपर्टी वाइज है या एसएससी वाइज है? तो इसी का आंसर आया है प्रॉपर्टी वाइज। शेफाली का भी आंसर प्रॉपर्टी वाइज आया। तो मैं आपको समझा दूं ये एसएससी वाइज डिडक्शन है ना कि प्रॉपर्टी वाइज है। बहुत सारी चीजें लॉ मेकर साफ साफ नहीं लिखते हैं, हमें सेक्शन की जो लैंग्वेज है, सेक्शन का जो कंटेंट है उसे देख के पहचानना पड़ता है और बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इसमें गलती करते हैं। देखिए अगर ये प्रॉपर्टी वाइज होती, जैसे सेक्शन 26 हम पढ़ते हैं और एक प्रॉपर्टी है माना और उसके 3 को ओनर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी वाइज होती तो होना क्या चाहिए था कि पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है 30,000 या 2 लाख जो भी केस होगा वो मिलनी चाहिए थी और उसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले केसेस में जो लॉस है वो बटना चाहिए था। जबकि क्या हो रहा है, अगर 3 ओनर हैं तो तीनों को इंडिविजुअली 30,000 या 2 लाख जो भी केस होगा उसकी डिडक्शन दी जाएगी। इट मींस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है वो प्रॉपर्टी वाइज ना होके एसएससी वाइज है। बात समझ में आती है सभी बच्चों के? अगर ये प्रॉपर्टी वाइज होती तो एक प्रॉपर्टी में से मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती। सपोज कि आपने 1 करोड़ रुपए उधार लेके एक मकान बनवाया, उसके 3 ओनर हैं तो लेकिन मैक्सिमम जो डिडक्शन है इंटरेस्ट की, अब आपने 1 करोड़ का उधार लिया है तो 10-12 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट जा ही रहा होगा उसके ऊपर, तो मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिल जाती। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, अगर 3 को ओनर हैं तो 2-2 लाख की या 30-30 हजार रुपए की, जो भी डिपेंड करेगा कि केस क्या है वो आपको सबको मालूम है, तो उस केस में 3 को ओनर है तो तीनों को 2-2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 4 ओनर है तो 2-2 लाख की चारों को मिल जाएगी। 5 ओनर है तो 2-2 लाख की पांचों को डिडक्शन मिल जाएगी। तो इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 26 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की जो डिडक्शन है ये प्रॉपर्टी वाइज डिडक्शन नहीं है, ये एसएससी वाइज डिडक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए तो जल्दी से लिखिएगा, एक नोट में नोट लिखते हैं हम लोग, नोट लिखते हैं। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 26 deduction on account of
It is clear from section 26 deduction on account of interest on borrowed capital. Interest on borrowed capital. It is clear from section 26 deduction on account of interest on borrowed capital is SSE wise deduction, not property wise. It is clear from section 26 deduction on account of interest on borrowed capital is SSE wise deduction, not a property wise deduction. Is it clear to all of you? सभी बच्चों को ये समझ आ गई है बात? जल्दी से अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है ये। इसमें देखिए जो सेक्शन 26 है, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाया है ये तब एप्लीकेबल है इफ रेशियो इज डिटरमाइंड, यानी कि बिटवीन द कॉर्नर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉर्नरशिप। तो ये वो वाला केस है इफ रेशियो बिटवीन कॉर्नर इज डिटरमाइंड, यानी कि अगर रेशियो जो है कि 5:3 का रेशियो है, इक्वल रेशियो है, जो भी कुछ है वो डिटरमाइन है बिटवीन द कॉर्नर, तो ये रूल लगेगा। और अगर कॉर्नर के बीच में रेशियो डिटरमाइन नहीं है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉर्नरशिप जो निकाली जाएगी एसएससी के लिए, तो एसएससी की कैटेगरी बदल दी जाएगी और उसमें उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एओपी माना जाएगा कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। इनकम निकाली जाएगी और जो टैक्स देना पड़ेगा वो एओपी या बीओआई वाला टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे कंपनी की है, चाहे फर्म की है, चाहे एओपी बीओआई की है, कुछ भी है, तो इनकम ऐसे ही निकलती है। हाउस प्रॉपर्टी में मैंने कोई अंतर नहीं बताया, जहां अंतर होगा कैलकुलेशन में मैं बता दूंगा, जब तक नहीं बताऊंगा तो जब तक आपको सारे एसएससी के हाथ में सेम ट्रीटमेंट इनकम निकालने का लेना है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इफ रेशियो बिटवीन कॉर्नर इज नॉट डिटरमाइन देन जो कॉर्नर है शैल बी टैक्सेबल एज एओपी और बीओआई। इनकम तो ऐसी निकाली जाएगी लेकिन जो टैक्स रेट होंगे वो एओपी या बीओआई वाले लगेंगे। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जो टैक्स रेट हैं इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पढ़ रखे हैं। कंपनी के टैक्स रेट अलग हैं, फर्म के टैक्स रेट अलग हैं, एओपी बीओआई के टैक्स रेट अलग होते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकम कैलकुलेट ऐसे ही होगी, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचें कि सर ने केवल इनकम कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो इंडिविजुअल का और एचयूएफ का बताया है। इनकम ऐसे ही कैलकुलेट होगी जब तक मैं स्पेसिफिकली आपको ना बताऊं। कुछ सेक्शन हैं जहां पे इनकम अलग तरह से कैलकुलेट हो सकती है, अभी क्योंकि 4 हेड और आपको पढ़ने हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो ट्रीटमेंट है कि एनएवी नील मानी जाती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के और लिए ही ऑप्शन अवेलेबल है, किसी और एसएससी के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर रेशियो डिटर्मिनेबल नहीं है और सपोज कीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो ट्रीटमेंट है जो मैंने लिखवाया है वो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट नहीं मिलता है और टैक्स लगेगा। जो टैक्स रेट होंगे वो एओपी बीओआई वाले लगेंगे। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इनकम तो ऐसे ही निकाली जाएगी जैसे कि मैं निकाल रहा हूं। इनकम निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम निकालने के बाद जो टैक्सेबिलिटी की बात आती है कि कितना टैक्स बैठेगा इस इनकम के ऊपर, तो वो इंडिविजुअल वाले टैक्स रेट ना बैठ के एओपी बीओआई वाला बैठेगा। तो यहां तक बात आपको क्लियर है या नहीं है? पढ़ लेते हैं एक बार, सेक्शन में भी देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है सेक्शन में। जल्दी से आइएगा, को ओनरशिप के ऊपर, को ओनरशिप देखिएगा।
को ओनरशिप पेज नंबर 14 पर है, सेक्शन 26 दिया हुआ है। समटाइम द प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और द बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट thereto is owned by two or more person who are known as co-owner. In such cases, if their respective shares are definite and ascertainable, तो अगर इनके शेयर डेफिनेट हैं और ascertainable हैं, ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन हैं, such person shall not be assessed as an AOP, तो ये लोग AOP की तरह ट्रीट नहीं होते हैं in respect to such property, but the shares of each such person in the income from the property as computed in accordance with section 22 to 25 shall be included in its total income as under where property self occupied by each owner, where the house property owned by co-owner is self occupied by each of the co-owner, the annual value of the property of each of co-owner shall be nil and each of the co-owner shall be entitled to the maximum deduction of 30,000 or 2 lakh. जैसा भी केस होगा उस तरीके से डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर लेट आउट कर रखी है तो उस केस में वेयर द एंटायर प्रॉपर्टी इज लेट आउट, अगर एंटायर प्रॉपर्टी लेट आउट है एज रिगार्ड द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय कोनर्स इज लेट आउट, द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और पार्ट देयरऑफ शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड एज इफ दिस प्रॉपर्टी पार्ट इज ओन्ड बाय वन ओनर and thereafter the income so computed shall be appropriated amongst each co-owner as per their definite share. बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जल्दी से, यहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो। इलस्ट्रेशन 12 हम लोग करते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से समझिए, पढ़िए। Three brothers A, B and C having equal shares are co-owner of a house property consisting of 6 identical unit. देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 3 को-ओनर हैं A, B, C, इक्वल शेयर हैं यानी कि बराबर बराबर के हैं, और 6 आइडेंटिकल यूनिट हैं यानी कि एक को-ओनर के हाथ में 2 यूनिट आती होंगी। द प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन 31 मई 94, जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ था वो बहुत पुरानी बात हो गई है, 31 मई 94 को। ईच ऑफ देम ऑक्यूपाइज 1 यूनिट फॉर रेजिडेंट, यानी कि हर एक बंदे के पास 2-2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वो क्या करता है, एक यूनिट में तो खुद रहता है। एंड अदर 3 यूनिट्स आर लेट आउट एट ए रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ, और जो बाकी 3 यूनिट हैं यानी कि हर एक की एक जो बची तो वो 5,000 रुपये पर मंथ पर किराए पर चढ़ा दी गई हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, ये पूरी घर की म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिए। और म्यूनिसिपल टैक्सेज आर 40% ऑफ सच म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्सेज हैं 40% विच वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये पेड भी कर दिए गए हैं। द अदर एक्सपेंसिव वर एज फॉलो, रिपेयर है हमें कुछ नहीं करना, कलेक्शन चार्ज हमें कुछ नहीं करना, इंश्योरेंस प्रीमियम है हमें कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इसको जरूर हम लोग लेंगे जो इंटरेस्ट पेबल है, खुद ही कैलकुलेट करके दे रखा है। यहां ध्यान दीजिए, देखिए प्रॉपर्टी एक ही, उसकी यूनिट्स हैं बस, जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, यूनिट इन्हें बोला करते हैं। तो ये वो वाला केस हुआ कि जैसे पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड। तो जल्दी से बताइए मुझे कि जहां पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आपको थ्योरी याद है तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और सही आप दिशा में पहुंच पाएंगे। तो अगर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट है, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो जीएवी निकालते हुए क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से हम जीएवी निकालते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, किस तरीके से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं। क्या माना जाता है, अगर प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा लेट आउट है, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, अच्छी तरह लिखवाया भी था, ऐसे पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है उसमें, कि एक तो ये है कि पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। तो ऐसी प्रॉपर्टी को तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल ही डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। और जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट है, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ट्रीटेड एज सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि हम ये मानेंगे कि ये 6 प्रॉपर्टी हैं, 6 प्रॉपर्टी में से 2 प्रॉपर्टी हर एक के पास है, उन 2 प्रॉपर्टी में से एक लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्युपाइड है, और 6 की 6 प्रॉपर्टी का जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 3 लाख दे रखा है। फेयर रेंट वैल्यू गायब है इसमें से, तो मैंने आपको बताया था कि फेयर रेंट वैल्यू अगर गायब होता है तो हम
किसके बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल के बेसिस पर, ARR के बेसिस पर। अब ARR जो है आधी यूनिट का 15,000 रुपये पर मंथ है, यानी कि 6 यूनिट में 3 यूनिट का 15,000 पर मंथ है, तो उसके हिसाब से हम ARR ले लेंगे कि आधी प्रॉपर्टी का ARR कितना होगा। समझ में आ रही है बात आपके या नहीं आ रही है? हम लोग क्या करेंगे, आधी प्रॉपर्टी तो लेट आउट है, कोनर है, डेफिनेट शेयर है, तो आधी जो प्रॉपर्टी लेट आउट है उसकी पहले हम इनकम निकाल लेंगे, और जो आधी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके हम पहले इनकम नहीं निकालेंगे, उसे हम पहले से ही 3 पार्ट करेंगे कि ए के हाथ में कितना, बी के हाथ में कितना, सी के हाथ में कितना। ये बात समझ में आ रही है? जो आधी लेट आउट है अभी हम पढ़ के आए हैं, लिखवा के आया हूं मैं अभी आपको, जो लेट आउट है पहले आप इनकम निकाल लीजिए जैसे बाकी केसेस में निकालते हैं, और इनकम निकालने के बाद 3 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो पहले पार्टों में डिवाइड कीजिए और उसके बाद आप इनकम निकालिए, क्योंकि हर एक कोनर को जो डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल की अलग अलग मिलती है। अब थोड़ा सा नीचे का पार्ट भी रह गया, इसे भी बढ़ के निपटाते हैं। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ ड्यूरिंग द ईयर। किसी एक की जो लेट आउट यूनिट थी वो 3 महीने वैकेंट भी रही है। ए कुड नॉट ऑक्यूपाई हिज यूनिट फॉर 6 मंथ एज ही वाज ट्रांसफर टू मुंबई। ए अपनी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट थी वो भी 3 महीने यूज नहीं कर पाया, क्योंकि उसका ट्रांसफर मुंबई में कर दिया गया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका ट्रांसफर होने की वजह से किसी और जगह आप रहते हैं तो भी आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड ही माना जाएगा, यानी कि उन 6 महीने ए के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही मानी जाएगी। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस, इसके अलावा उनका कोई और हाउस नहीं है। द अदर इनकम ऑफ ए बी सी 50,000, 60,000, 70,000 है। तो ये तो टोटल इनकम निकालने में काम आएगा। टोटल इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दूसरे सोर्सेज से भी इनकम है तो वो जुड़ जाएगी, इनकम निकलाई है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ निकालनी है, अदर सोर्सेज की इनकम, अदर इनकम जो निकलाई है तो वो जोड़ने का काम है बस। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड टोटल इनकम और द 3 ब्रदर्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो हमें तीनों ब्रदर्स की इनकम निकालनी है। तो देखते हैं कैसे इनकम निकलेगी, देखते हैं इनकम कैसे निकलेगी। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू जो दे रखी है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू जो दे रखी है पूरे घर की, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एंटायर हाउस, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एंटायर हाउस 3 लाख है। फेयर एंटर वैल्यू और निकाल लीजिए, फेयर एंटर वैल्यू ऑफ एंटायर हाउस। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 5,000 है, 3 यूनिट की 5,000 इंटू 3 है, और 12 की मल्टीप्लाई और होनी है। बात समझ में आ रही है आपके? 1 यूनिट की जो किराया है वो 5,000 रुपये है, तो 3 यूनिट का 15,000 रुपये हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई भी होनी है। तो कितना ये निकल के आएगा? 15,000 इंटू 12, आई थिंक 1,80,000 रुपये निकल के आएगा पूरे। ये है FRB ऑफ एंटायर हाउस नहीं होगी, बल्कि FRB ऑफ लेट आउट हाउस, लेट आउट। बात समझ में आ गई बात आपके? और म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, क्योंकि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें म्युनिसिपल वैल्यू FRB की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें, तो हमें लेट आउट वाले पोर्शन की निकाल लेते हैं। ARR फॉर लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 3 इंटू 12 माइनस 5,000 इंटू 3। ये बात समझ में आती है आपके? 1 यूनिट जो है 3 महीने खाली रही है, 1 यूनिट 3 महीने खाली रही है, तो ये आ गया 1,65,000। इतनी जरूरत थी हमें निकालने की। फिर आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जब लेट आउट पोर्शन का करेंगे तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, हम कर लेते हैं। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ GAV, ये सब वर्किंग नोट्स की बात हो रही है हमारे। फेयर में तो हमें क्या करना है, सीधे इनकम निकाल के बतानी है, तो ये सब वर्किंग नोट है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया और वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया।
लेट आउट पोर्शन GAV जब निकालेंगे तो स्टेप 1 क्या आएगा, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और FRV, यानी कि इसमें आ जाएगा 1,80,000 रुपये। स्टेप 2 इसमें आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा स्टेप 2, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट है नहीं। तो जो स्टेप 2 है वो स्टेप 1 ही हो जाएगा, और स्टेप 3 जो है ARR है वो आएगा 1,65,000 रुपये, और GAV क्या आ जाएगी, GAV आ जाएगी 1,65,000 रुपये। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ किसी बच्चे ने लिखा है 180, तो वो गलत है, क्योंकि अगर वैकेंसी वाले केस में वैकेंसी की वजह से ARR कम हो रहा है स्टेप 1 से, अगर वैकेंसी की वजह से ARR कम हो रहा है स्टेप 1 या जो 2 जो भी केस हो, तो उस केस में जो ARR है उसे ही हम GAV ले लेते हैं। अगर ये 3 महीने का किराया नहीं कम मिलता तो उस केस में क्या हो जाता, 180 ही आता, यानी कि इक्वल था स्टेप 1 के। तो इसका मतलब है जो किराए में कमी आई है वो बिकॉज जो वैकेंसी आई है, तो GAV जो आ जाएगी हमारी वो इतनी आ जाएगी। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हमें निकालना है कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 हमें निकालना है ये। इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा, एक कॉलम बनेगा लेट आउट पोर्शन का, और 3 कॉलम बनेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के। 3 कॉलम बनेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के। बात समझ में आती है आपको? एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, ऑक्यूपाइड पोर्शन। मेरे ख्याल से नाम जो थे इनके ABC थे, XYZ हो तो XYZ देख लीजिएगा। और ये लेट आउट पोर्शन 3 यूनिट हैं, यहाँ पे सिंगल यूनिट है। ग्रोस एनुअल वैल्यू की अगर बात करें, यानी कि GAV की अगर बात करें, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ आती नहीं है, यहाँ पर हमारी निकल के आई 1,65,000 लेस। अगर हम बात करें म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड की बात करें तो देखते हैं कितना है म्युनिसिपल टैक्सेस, कितना दिया हुआ है। 40% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, यानी कि 3 लाख का 40% कितना आता है, 1,20,000। 1,20,000 रुपये तो पूरे घर का आया, हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा लेट आउट में जितना आधा है, यानी कि लेट आउट पोर्शन का, तो यानी कि 60,000। यहाँ तो लेस होगा ही नहीं, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहाँ लेस हो जाएगा 60,000। लेस होने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आएगी नेट एनुअल वैल्यू, ये तो नील आ जाएगी। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है ये तो नील आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1,05,000। अब लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 पहली है 30% ऑफ NAV, ये मिलेगी नहीं। 1,05,000 का 30% बताइएगा, 31,500 और एक दूसरे मिलेगी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये देख लेते हैं टोटल कितना है।
इंटरेस्ट प्रमोट कैपिटल है 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 है तो आधी 60,000 तो यहाँ पर आ जाएगी, आधी 60,000 रुपये तो यहाँ आ जाएगी जो लेट आउट पोर्शन है, बचे 60,000 तो 20,000 यहाँ आ जाएगी। अब क्योंकि 94 की कंस्ट्रक्शन है तो अगर ये 30,000 रुपये से ज़्यादा होती तो भी हमें मैक्सिमम 30,000 मिलती, लेकिन यहाँ तो वो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है, ऑलरेडी काफ़ी कम है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज से आपको बताया कि कहीं गलती ना करें कि अगर ये 30,000 से ऊपर आ जाता है इंडिविजुअली, और 94 की कंस्ट्रक्शन है, 1 अप्रैल 99 से पहले ही उधार लिया होगा आपने, तो बाकी कंडीशन को तो देखना जरूरी भी नहीं है, तो उस केस में भी आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये की मिलती। तो ये निकल के आ जाएगी हमारी, ये निकल के आ जाएगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 20,000 का लॉस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी 20,000 का लॉस आ गया, यहाँ पर भी 20,000 का लॉस आ गया। यहाँ पे बताइए कितनी इनकम आती है, यहाँ पर बताइए 31,500, 60,000 को माइनस करने के बाद कितनी आती है, 13,500 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में 13,500 इनकम। अब एक चीज उन्होंने और पूछी है कि टोटल इनकम निकालिए, तो उसका हम एक और बना लेंगे अलग से, टोटल इनकम और निकाल लेंगे। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर मैं पेज पलटता हूं, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए कर लिया आपने, ओके। तो अब है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे जी, 3 कॉलम खींचे जाएंगे, तो एक चीज हो गई आपकी पर्टिकुलर्स की, पर्टिकुलर, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो एक तो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक तो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें भी 2 है, लेट आउट पोर्शन, लेट आउट, और एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक है लेट आउट। लेट आउट में कितना आया था जल्दी से बताइए मुझे, लेट आउट में 13,500 आया था, तो 13,500 को डिवाइड बाय 3 कीजिए, 13,500 को डिवाइड बाय 3 कीजिए, कितना आता है ये, 13,500 को डिवाइड बाय 3 कीजिए, ये आ जाएगा 4,500, 4,500 और 4,500, 4,500। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नुकसान आया था 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये का और 20,000 रुपये का। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नुकसान आया था 20,000 ईच। अब है अदर इनकम, अदर इनकम आई थिंक ये थी आपकी 50, 60, 70, तो 50,000 ये आ गई है, 60,000 ये आ गई है और 70,000 ये आ गई है। तो ये टोटल इनकम बैठेगी इन लोगों की, ये बैठेगी टोटल इनकम, टोटल लगा लीजिएगा, ये फुल क्वेश्चन हो गया, ये बैठेगी टोटल इनकम। टोटल मान लीजिएगा कितना कितना आता है, 50,000 में 20,000 लेस होंगे, 30,000 बचेंगे और 4,500 जुड़ेंगे, तो 34,500, ये 10,000 रुपये ज़्यादा आ जाएगा, 44,500 और ये 54,500 आ जाएगा। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी भी तरह की। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है जैसे आपको पेपर में करना है, विद वर्किंग नोट्स।
MCQ आएंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, फिर तो आपको रफली निकालना है और फिर सही आंसर पे टिक करना है। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। यहां तक ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इसके स्टडी मटेरियल के अंदर भी हैं। स्टडी मटेरियल के काफ़ी क्वेश्चन तो मैं दे ही चुका था आपको ध्यान होगा। फटाफट और देख लेते हैं कि क्या क्या स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में है। फटाफट देख लेते हैं कि को ओनरशिप का कौन सा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। जल्दी से देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में को ओनरशिप का या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण एंड बिमल आर को ओनर्स। एडिटिव क्वेश्चन है, केवल इसमें 2 ओनर हैं, तो ये आप घर से कर लीजिएगा। ये विद सॉल्यूशन है, पहले अपने आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखिएगा। तो जो आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 16 स्टडी मटेरियल का, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। अब एक सेक्शन रह गया है इसमें, और वो सेक्शन है डीम्ड ओनर का। एक सेक्शन रह गया है और वो सेक्शन है आपका डीम्ड ओनर का। डीम्ड ओनर का देखिए, पहले इसका लॉजिक समझते हैं हम। लॉजिक क्या है डीम्ड ओनर का सेक्शन बनाने के पीछे, लॉजिक क्या है, इसे लिखने की जरूरत नहीं आपको। लॉजिक को, लॉजिक बिहाइंड सेक्शन 27, क्या लॉजिक है सेक्शन 26 के पीछे, वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 27 क्या कह रहा है। देखिए, एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ। इनकम टैक्स में देखिए, परिवार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, इंडिविजुअल इनकम पर टैक्स लगता है। इस बात को अच्छी तरह से मन में बिठा लीजिए आप। जैसे 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्टेड है, हमें कई बार लगता है कि बहुत कम है इनकम एग्जेम्प्टेड, वो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में होता ही क्या है, वैसे तो 20,000 रुपये पर मंथ तक की अगर आपकी कमाई है तो उसके ऊपर सरकार कोई आपसे टैक्स नहीं लेती। 2.5 लाख का मतलब सीधे सीधे तौर पर आप ये समझिए। और ये भी इंडिविजुअल है, यानी कि घर में अगर 2 लोग कमाने वाले हैं, हस्बैंड अलग कमाता है, वाइफ अलग कमाती है, तो 2.5 लाख रुपए की इनकम हस्बैंड के हाथ में भी एग्जेम्प्टेड है और 2.5 लाख रुपए की इनकम वाइफ के हाथ में भी एग्जेम्प्टेड है। यानी कि परिवार की आमदनी मोटे मोटे तौर से साल की 5,40,000 रुपये से भी ऊपर तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी कमाने लगते हैं, तो उनके लिए 2.5 लाख रुपए अलग एग्जेम्प्टेड हो गए। तो देखा जाए अपने आप में काफ़ी है, लेकिन ठीक है, लोगों को कहने की आदत है तो लगता है कि कम है 2.5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन, खासतौर से वहाँ पर जहाँ पर एक ही आदमी कमा रहा है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं तो हर एक की 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है। अब देखिएगा कि सपोज कीजिए एक कपल है। अब हाउस प्रॉपर्टी में रूल है कि एक व्यक्ति को
मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड वो मान सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि एक कपल के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, कोई राम है, कोई राम है, इनके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है। अब उन्हें पता है कि ऑप्शन वो कैसा भी लें, किन्हीं 2 प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और एक को डीम टू बी लेट आउट मान के उन्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। किन्हीं भी 2 प्रॉपर्टी को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और नील एनएबी का फायदा उठा सकते हैं, और लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसे डीम्ड टू बी लेट आउट मान के टैक्स देना ही पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? आपको समझा भी चुका था मैं आपको जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता रहा था। इनके पास जो ऑप्शन है एनी टू प्रॉपर्टी treated as self occupied और 1 property treated as deemed to be let out, DLO लिख रहा हूं, deemed to be let out, यानी कि टैक्स देने पड़ेगा। हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं भी उठा रखा हो। अगर देखिए प्रॉपर्टी को किराए पर उठा रखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती, जो प्रॉपर्टी लेट आउट है वो लेट आउट ही रहेगी। 3 प्रॉपर्टी, एक में खुद रहते हैं, 2 लेट आउट है तो वो लेट आउट ही रहेंगे। ये नहीं है कि उस केस में भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। अगर वास्तव में लेट आउट है तो वो लेट आउट ही मानी जाएंगे। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ रखी है, यानी कि आप ओनर तो हैं उसके लेकिन आप किराए पर नहीं उठाना चाहते, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हैं, अब वो किराए पे भी नहीं उठाना चाहते, तो उन लोगों के लिए है कि किन्हीं 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, बाकी को डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स देना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? अब राम के मन में एक ख्याल आता है कि एक प्रॉपर्टी पे मैं टैक्स दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफर कर दूं। ये प्रॉपर्टी क्या है मैं ट्रांसफर कर दूं। अब आफ्टर ट्रांसफर ये 2 हाउस प्रॉपर्टी का मालिक हो गया और मिसिज राम 1 हाउस प्रॉपर्टी की मालिक हो गई। इनकम टैक्स में दोनों लोग अलग अलग हैं, यानी कि राम भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, मिसिज राम भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती है, जबकि मिसिज राम के पास तो भी 1 ही हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मान सकती है अगर एक से ज्यादा आती भी हैं तो किन्हीं भी 2 को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकती है। तो बताइए कि ये टैक्स प्लानिंग हो गई या नहीं हो गई? टैक्स प्लानिंग कर गया राम या नहीं कर गया? बताइए कि क्या राम टैक्स प्लानिंग कर गया या नहीं करा उसने? तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी टैक्स प्लानिंग को रोका जाए जो बदनीयती से, जो गलत नियत से की जाए, सिर्फ और सिर्फ जिनका उद्देश्य टैक्स को बचाना ही हो और कोई उद्देश्य नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि एक हस्बैंड, एक पति लव एंड अफेक्शन में अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं दे सकता, जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि खाली टैक्स बचाने की नियत से, अब ये गवर्नमेंट को पता कैसे लगे कि टैक्स बचाने की नियत से किया गया है या नहीं किया गया, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने एक आध एक्सेप्शन तो जरूर बना दिए हैं इसमें कि अगर इन केसेस में हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, मतलब उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। कुल मिला के स्पाउस वर्ड आता है यहाँ पर, और स्पाउस कहते हैं जीवन साथी, स्पाउस कहते हैं जीवन साथी। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस का काम करेगी और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस का काम करेगा। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर अपने हिज और स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, यानी कि या तो पैसा ले दे के ट्रांसफर किया हो विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन इन दिस केस ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। सीधा सीधा सा ये इन्होंने कह रखा है सेक्शन 27 में। पहला क्लोज है कि ट्रांसफर टू द स्पाउस, अगर कोई भी इंडिविजुअल, स्पाउस इंडिविजुअल के ही हो सकती है, यानी कि जो पहला
क्लोज लगती है वो इंडिविजुअल के ऊपर ही लगती है। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट एनी एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन ट्रांसफरर शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि ट्रांसफरर को ही, राम को ही इस प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए, इनकम टैक्स की नजर में राम को ही प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा, जबकि लीगली ओनर मिसेस राम होगी। इस केस में रजिस्ट्री एक प्रॉपर्टी की मिसेस राम के नाम होगी, लेकिन इस पर्पज के लिए राम को ही तीनों प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। तो जब राम को माना जाएगा तो कोई भी दो प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्युपाइड ले सकता है और तीसरी प्रॉपर्टी को उसे डीम टू बी लेट आउट ही मानना पड़ेगा। तो लिखना स्टार्ट करवाता हूं मैं आपको, नया पेज ले लेता हूं। लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ, लिखना स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ। सेक्शन 27, सेक्शन 27, सेक्शन 27 ये केस है डीम्ड ओनरशिप का, डीम्ड ओनरशिप, डीम्ड ओनरशिप का केस है। और उसमें पहला जो है, उसमें जो पहला है वो है ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस, ट्रांसफर टू स्पाउस पहला केस है। पूरी लैंग्वेज तो असाइनमेंट में लिखी हुई ही है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूं। अगर कोई इंडिविजुअल है, इफ एन इंडिविजुअल, if an individual transfer his or her house property, if an individual transfer his or her property to his or her spouse, if an individual transfer his or her house property to his or her spouse, then transferor shall be treated as deemed owner. An individual transfer his or her house property to his or her spouse, then transfer shall be treated as deemed owner. इसकी एक्सेप्शन है, यानी कि अगर आप ट्रांसफर करोगे भी अपने स्पाउस को तो भी डीम्ड ओनर नहीं माने जाओगे। ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ एडुकेट कंसिडरेशन, यानी कि अगर एडुकेट कंसिडरेशन लिया है, ट्रांसफर जो किया है विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि अगर आपने लिया है और अगर दोनों में अलग अलग रहने का समझौता हुआ है, डाइवोर्स नहीं है, डाइवोर्स होने के बाद तो वो पत्नी वैसे भी नहीं रहेगी, लेकिन मैनी टाइम डाइवोर्स होने में टाइम लग जाता है, उससे पहले अलग अलग रह रहे हैं, तो ट्रांसफर with an agreement, transfer with an agreement to live apart, ट्रांसफर विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अगर दोनों में अलग अलग रहने का समझौता हुआ है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, जो क्योंकि लॉ जो है वो खासतौर से जितने भी रेवेन्यू लॉ हैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़े जाते हैं,
तो मैंने लिखवाया इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज और हर हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर हुई है तो ही ये सेक्शन लगता है। अगर जरा सा भी कुछ चेंज आ गया, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर मनी टू हिज और अ स्पाउस एंड आउट ऑफ दैट मनी स्पाउस हैज परचेज्ड ए हाउस प्रॉपर्टी, देन ट्रांसफरर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और ट्रांसफर किया है, मनी ट्रांसफर की है, गोल्ड ट्रांसफर किया है और गोल्ड को बेच के स्पाउस जो है हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेती है, तो ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये भी तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। तो देखेंगे कि इस तरह की टैक्स प्लानिंग को लॉ मेकर्स ने कहां पर कवर कर रखा है, लेकिन फिलहाल यहां पर तो कवर नहीं है, क्योंकि एक ही चीज के अलग अलग उन्होंने तरीके बना रखे हैं कवर को करने के लिए। इतनी आसान नहीं है टैक्स प्लानिंग, पहले लोगों ने दिमाग लगा के कर ली है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को भी अकल आ गई है, गवर्नमेंट भी बहुत सख्त हो गई है, तो इतने आसान काम नहीं रहे हैं जैसे पहले के रहते थे। अगर टैक्स प्लानिंग अभी भी संभव है, लेकिन बहुत अलग तरीके का माइंड लगाना पड़ता है, आपको भी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। जब आप पूरी इनकम टैक्स समझ लें, पढ़ लें, याद हो जाए, तो फिर आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं कि कहां कहां से टैक्स प्लानिंग करके पैसे को बचाया जा सकता है। इतना आसान नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई बात आपके कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा मनी ट्रांसफर की गई है और आउट ऑफ दैट मनी स्पाउस हैड परचेज्ड द हाउस प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 27 इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है चीज? सभी बच्चों को ये क्लियर है चीज? देखिए एक बार हम नोट से भी पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर टू द स्पाउस क्या है? इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, द ट्रांसफरर in that case is deemed to be the owner of the property, so transfer this would however not cover the cases where the property transferred to the spouse in connection with an agreement to live apart। नीचे बॉक्स में मैंने दे ही रखा है, जो मैंने आपको बता रखा है, where the individual transfer cash to his or a spouse or minor child का भी केस बताऊंगा, and transferee acquires a house property out of such case, the transfer shall not be deemed owner of house property, such transaction will however be covered under clubbing provision। तो क्लबिंग प्रोविजन बहुत लास्ट में आएगा, तो हम देख लेंगे कि क्लबिंग प्रोविजन में क्या है, लेकिन यहां पे तो कम से कम कवर नहीं होता है। तो ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड। ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड, देखिए कोई भी व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए अपने माइनर बच्चे को भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन मेजर बच्चे को नहीं करेगा, इसलिए इन्होंने केवल माइनर चाइल्ड को कवर किया है। यह माना जाता है लॉ मेकर्स के द्वारा कि माइनर चाइल्ड पर कहीं ना कहीं कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली माँ बाप का रहता है, तो अगर माइनर चाइल्ड को उन्होंने ट्रांसफर करी तो उससे वापस ले सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, वास्तव में कोई भी व्यक्ति समाज का खाली टैक्स बचाने की नियत से वो अपने मेजर बच्चे को ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि टैक्स बचाना कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए, कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी से ही हाथ ना खो बैठे। आप देखेंगे आसपास, आप अपने आप को भी ले लें, अगर आप अपने घर जाके पूछते हैं कि सर ने हमें चैलेंज किया है और ये कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, मेजर बच्चे को ट्रांसफर नहीं करता हाउस प्रॉपर्टी, आप हमें ट्रांसफर कीजिए, तो देखिएगा उसी दिन से उनका जो नजरिया है वो आपके प्रति बदल जाएगा। तो लॉ मेकर्स ने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अगर आप बहस पर उतरते हैं सर नहीं, अगर मेरे बच्चे को ट्रांसफर कर दिया तो क्या टैक्स प्लानिंग पॉसिबल है? बिल्कुल टैक्स प्लानिंग पॉसिबल है, लॉ मेकर्स ने उसे कवर नहीं किया है। अगर कोई भी माँ बाप इतना रिस्क लेता है कि वो मेजर बच्चे को ट्रांसफर कर दे हाउस प्रॉपर्टी, तो वो टैक्स प्लानिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पे बात करेंगे ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। तो यहां पर भी सेम लैंग्वेज आ जाएगी। इफ एन इंडिविजुअल, इफ एन इंडिविजुअल, if an individual transfer his
और हर हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड टू हिज और हर माइनर चाइल्ड देन ट्रांसफरर is treated as deemed owner. Transferor shall be treated as deemed owner. इसमें भी एक्सेप्शन है, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था, ट्रांसफर विद एडुकेट कंसिडरेशन। ट्रांसफर विद एडुकेट कंसिडरेशन। और दूसरा है ट्रांसफर टू मैरिड माइनर डॉटर। ट्रांसफर टू मैरिड माइनर डॉटर। ट्रांसफर टू मैरिड माइनर डॉटर, यानी कि लॉ मेकर्स ये मानते हैं, और आप भी अब समझ सकते होंगे, इतना माइंड लगा सकते होंगे कि कोई भी व्यक्ति खाली टैक्स बचाने के पर्पस से, कोई भी व्यक्ति टैक्स बचाने के पर्पस से माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर नहीं करेगा हाउस प्रॉपर्टी। अगर करेगा तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि वो अपनी लड़की का भला करना चाहता होगा, लड़की को कुछ देना चाहता होगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने की नियत नहीं होगी, क्योंकि पता है अगर खाली टैक्स बचाने की वजह से माइनर डॉटर को दे दिया उन्होंने, तो उसके ऊपर कंट्रोल उनका ना रह के बल्कि डॉटर के हस्बैंड का कंट्रोल रहेगा। वापस हम जब लेना चाहेंगे तो शायद हमें नहीं मिल पाएगी। इस वजह से भी उन्होंने मैरिड माइनर डॉटर को बाहर कर दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से, सर हाउ कैन ए माइनर बी मैरिड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपने अंदाज से दूंगा, जिससे कि आपको पता लगे, क्योंकि अभी इनकम टैक्स लॉ में काफ़ी जाना है, कि आपको किस तरह के क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए इनकम टैक्स लॉ को पढ़ते वक्त। ठीक है, इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है कि आप कह रहे हैं कि माइनर डॉटर की मैरिज करना या किसी भी माइनर की शादी करना अवैध है। देखिए, हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ये अलग कानून है। माइनर बच्चे की शादी करना अवैध है, वो अलग कानून है। आप ये समझिए एक मिनट के लिए, जैसे किसी का मर्डर करना, किसी की हत्या करना अपराध है, तो क्या हत्याएं होती नहीं है? आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि माइनर की शादी हो जाए, तो मना तो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या चीज वो होती नहीं है? क्या होती हैं। हम यहां पे पढ़ेंगे जिस कानून में उसे अपराध डिक्लेयर किया हुआ है, उसके माँ बाप को सजा होनी है, वो अलग बात है। लेकिन अगर माइनर की शादी हो गई तो इनकम टैक्स क्या करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ेंगे। आप ये समझिए, जैसे तस्करी करना या किसी भी गलत काम से धन अर्जित करना अपराध है, तो इंडियन पेनल कोड लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन क्या अगर कोई चीज अपराध है तो उसकी इनकम को टैक्सेबल करना छोड़ दें? जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो क्या उनकी इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा? किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स एक अलग चीज है। अगर आप कितना भी गलत काम करके पैसा कमा रहे हो और इनकम टैक्स का पेट भरते रहें, इनकम टैक्स को उनका जो टैक्स है वो देते रहें, तो कम से कम इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। आप फंसेंगे तो दूसरे कानून में फंस सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। इनकम टैक्स के दायरे में वही व्यक्ति आता है कि धन अर्जित कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा। हम कमाए कहीं से भी, तो ये चीज यहां पर है, माइनर की शादी करना अपराध है। लेकिन अगर हो गई तो क्या करें? हमें तो यहां के कानून बनाने हैं कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई माइनर बच्चे को, तो ट्रांसफरर को यानी कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें डीम्ड ओनर माना जाएगा। लेकिन ये केस माइनर मैरिड डॉटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो जब भी आप लो टैक्स पढ़ें
कोई सा भी लो टैक्स पढ़ें तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम कानून पढ़ रहे हैं हमारे सामने है उसके बारे में सोचना है कि वहां पर इस कानून की क्या रिक्वायरमेंट थी। हमें बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। हमारा केवल ध्यान इनकम टैक्स के प्रोविजन पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो बताइए, जवाब भेजिए कि समझ में आ गया नहीं आ गया। समझ में आ गया तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं नोट से। ट्रांसफर टू ए माइनर चाइल्ड इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड otherwise than for adequate consideration, the transferor in that case is deemed to be the owner of that house property, so transfer. This would however not cover the cases where property transferred to a minor married daughter. Clear हो गई बात? ये कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट जो है थर्ड केस, वो देखिए क्या है। थर्ड केस जो है होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट। ये हेडिंग से ही काम चल जाएगा, इसमें मुझे ज्यादा कुछ नहीं लिखवाना है आपको। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट, पूरी लैंग्वेज हम लोग नोट से देख सकते हैं। इम्पार्टेबल यानी कि अविभाजित, एस्टेट यानी कि संपत्ति। आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पास, किसी परिवार के पास पुश्तैनी संपत्ति है, बाप दादाओं की संपत्ति है, भाइयों में बहनों में झगड़ा चल रहा है और यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना कितना हिस्सा किसे किसे मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अगर परिवार में झगड़ा चलता भी है तो हमेशा एक चीज तो होती है कि कोई ना कोई तो होल्ड कर रहा होगा। जो भी थोड़ा सा दमंग टाइप का उस परिवार में व्यक्ति होगा, उसने कब्जा ले रखा होगा, उसे कह देते हैं होल्डर। अब ये तो केस चलेगा 5 साल 10 साल 20 साल चलेगा सिविल कोर्ट में केस कि किसे कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना भी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बिल को देखा जाएगा, बाप दादाओं की क्या लिखा हुआ है उसे इंटरप्रिटेट किया जाएगा। अब वो इम्पार्टेबल एस्टेट है, संपत्ति है, मतलब मकान दुकान होंगी उसमें। तो लॉ मेकर ये कह रहे हैं इनकम टैक्स के कि फिलहाल जो भी होल्ड कर रहा है उसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा, जबकि हो सकता है कि वो ओनर ना हो पूरी प्रॉपर्टी का। बात समझ में आ रही है आपके? फिलहाल उसे ही हम क्या मान लेंगे, ओनर मान लेंगे और टैक्स लगाएंगे। जब सिविल कोर्ट में झगड़े का निपटारा होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट अपना टैक्स इस वजह से नहीं छोड़ सकती है कि भाई इस प्रॉपर्टी का तो अभी तक बंटवारा हुआ ही नहीं है। तो पढ़िए मेरे साथ। द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द स्टेट। The impartable estate, as the word itself suggests, is a property which is not legally divisible. Which is not legally divisible. Next जो है वो भी देखते हैं कि क्या है। देखिएगा, नया पेज में लेता हूं। मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, member of a cooperative society, member of a cooperative एक्सेट्रा, क्योंकि यहां पे कोऑपरेटिव भी है, कंपनी भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं। मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर के साथ, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस्ड इन कैपिटल गेन चैप्टर, कैपिटल गेन चैप्टर। जो लैंग्वेज यहां पर है वही लैंग्वेज वहां पर है, लेकिन जो एग्जैक्टली रीजन समझ में आएगा, अभी तो मैं बताने को बता भी सकता हूं आपको एक आध उदाहरण देके,
लेकिन जो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट है इसका, जिससे माइंड ओपन होगा आपका, तो वो समझ में आएगा कैपिटल गेन चैप्टर के साथ कि क्यों ऐसा उन्होंने करना पड़ा। इसी तरह की एक ट्रांजैक्शन और है, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 53A है। तो वहां पर भी जो हम पढ़ेंगे वो कैपिटल गेन चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं पूरी लिस्ट तैयार करवा देता हूं आपको, हेडिंग तैयार करवा देता हूं, जिससे लिखवाने का काम मेरा पूरा हो जाए। लेकिन जो समझने का काम है इन दो चीजों को, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को, वो कैपिटल गेन चैप्टर के साथ हो जाएगा। अब देखिएगा, ट्रांजैक्शन या इसे ट्रांसफर वर्ड लिखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 53 कैपिटल A ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये भी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन चैप्टर के साथ। डिस्कस इन कैपिटल गेन चैप्टर, डिस्कस्ड इन कैपिटल गेन चैप्टर। ये दोनों चीजें हम कैपिटल गेन चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। जो एग्जैक्ट इसका ट्रीटमेंट है वो वहीं पर आपको समझ में आएगा, वो वहीं पर आपको समझ में आएगा। और एक लास्ट और रह गया है, नोट्स में देखिएगा, एक लास्ट और रह गया है, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ये तो कैपिटल गेन चैप्टर के साथ ही मैंने 53 ये बता ही दिया आपको। पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जब आप कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो दिल्ली में या किसी और शहर में, अपने शहर में भी 11-11 महीने का एग्रीमेंट कराते हैं। सुना है या नहीं सुना? जल्दी से जवाब दीजिए, सुना है या नहीं सुना? 11-11 महीने करके आप रिन्यू आप करा लेते हैं एग्रीमेंट को, सुना है या नहीं सुना? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। नहीं सुना इसी का? मीनाक्षी ने भी नहीं सुना? कैसे काम चलेगा भाई? मुझे तो एग्जाम्पल ये तो इतना सिंपल है, मुझे लगा था कि सभी ने सुन रखा होगा 11-11 महीने की एग्रीमेंट पर देते हैं। नहीं सुना तो अपने मम्मी पापा जी से जरूर पूछिएगा आज कि नॉर्मली जो किराए पर प्रॉपर्टी दी जाती है एग्रीमेंट 11-11 महीने का कराते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग, कि पता नहीं किराएदार मकान खाली करेगा भी नहीं करेगा, प्रॉपर्टी खाली करेगा भी नहीं करेगा। तो उसका जो लॉजिक है वो अब समझ में आएगा आपको। एक सेक्शन 269 UAF है बेसिकली, उसमें कहा जाता है कि अच्छा, ये तो सुना होगा आपने कि पुराने जो किराएदार हैं उनसे प्रॉपर्टी को खाली कराना आसान काम नहीं होता, कोर्ट में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, उसके बाद भी खाली नहीं करते हैं वो प्रॉपर्टी। और बल्कि जो मालिक है उसे अपने किराएदार को अगर खाली कराना है तो अच्छा खासा एक भारी भरकम पैसा देना पड़ता है। कुछ ऐसा सुना है आपने? उसके पीछे का कारण क्या है कि कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में 12 साल रह जाए तो वो उसका डीम्ड ओनर बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो मकान का मालिक बन जाता है, प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और उस मकान को वो बेच सकता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन डीम्ड ओनर का मतलब बहुत सारे राइट आ जाते हैं, यानी कि मालिक के पास, जो एक्चुअल मालिक है, ऐसा नहीं है अपने मनचाहे तरीके से उसे कभी भी बाहर कर दे, ऐसा नहीं है। एक टेनेंसी राइट आ जाता है अगर कोई व्यक्ति 12 साल या उससे ज्यादा रह जाए। लेकिन साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है कि इस केस में वो केस कवर नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति 1-1 साल के पीरियड पर रहा है और रिन्यू होते होते 12 साल हुआ है। तो इस वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में 11-11 महीने का एग्रीमेंट होता है, जबकि अगर आप एग्जैक्टली 1-1 साल का भी करा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 साल 1 दिन का हुआ एग्रीमेंट तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पढ़िए मेरे साथ। पर्सन हैविंग राइट इन ए प्रॉपर्टी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। ए पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट in or with respect to any building or part thereof by virtue of any transaction as is referred to in section 269 UAF, that is transfer by way of lease of not less than 12 years, shall be deemed to be the owner of that building or part thereof. This will not cover the case where any right by way of a lease is acquired from month to month basis or for a period not exceeding 1 year. यानी कि इसमें वो केसेस कवर नहीं होंगे जहां पर लीज यानी किराएदारी 1-1 महीने के आधार पर ली जाए या एक ऐसे पीरियड के लिए ली जाए जो कि 1 साल से ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली 1 साल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 1 साल 1 दिन के आधार पर लिया गया और इस तरीके से 12 साल हो गए तो उस केस में जो किराएदार है वो क्या बन जाता है? डीम्ड ओनर बन जाता है। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? जल्दी से बताइए। अब इस लास्ट वाले पार्ट को एक और टेक्निकल पॉइंट में आपको समझाता हूं जो 99% टीचर्स भी और एजुकेटर्स भी गलत करते हैं। आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही मैंने बोला था टैक्स और लॉ सबसे इजी भी है पढ़ाना और सबसे मुश्किल भी है। इजी इस वजह से है क्योंकि जो सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी पढ़ा दें। अगर मैं कहता हूं कि 2 और 2 5 होते हैं तो भी आप पढ़ के चले जाएंगे। जैसे कोई नया बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है और उसे कुछ भी सिखा दिया जाए, उसे गिनती नहीं आती है, उसे काउंटिंग नहीं आती है, कुछ भी आप गलत सिखा दें तो भी तो वो सीख ही जाएगा, वो गलत ही सीख जाएगा। और मुश्किल इसलिए है कि इसके जो सही कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं कि उनका सही मकसद क्या है, सही इंटरप्रिटेशन क्या है, वो कैलकुलेट करना, वो पता लगाना आसान काम नहीं होता है। जैसे अभी आपने ये प्रोविजन पढ़ा, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। ए है कोई, ए ने लेट आउट किया अपनी प्रॉपर्टी को, लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी टू बी फॉर ए पीरियड ऑफ 13 ईयर्स। बताइए, फॉर ए पीरियड ऑफ 13 ईयर, ये एक क्वेश्चन है। अब माई क्वेश्चन इज हु शैल पे द इनकम टैक्स? हु शैल पे द इनकम टैक्स? बताइए, हु शैल पे द इनकम टैक्स? इसी का जवाब आया ए। देखिए बी इसमें डीम्ड ओनर है या नहीं है? बताइए मुझे, बी डीम्ड ओनर है या नहीं है? बी डीम्ड ओनर होगा या नहीं होगा? मनीषा कह रही है नो सर। मुझे बताइए नो किस चीज के लिए कहा? बी डीम्ड ओनर नहीं है, इस चीज के लिए नो कहा आपने? क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कि आप किस चीज के लिए नो बोल रहे हैं।
जल्दी से बताइए कि नो किस चीज के लिए बोल रहे हैं? बी ओनर नहीं है इस चीज के लिए नो बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मनीषा कह रही है कि ए नहीं पे करेगा टैक्स। अच्छा, इसी का के लिए आपने नो बोला था, इसी का कह रही है कि ए टैक्स पे करेगा, और मनीषा कह रही है कि ए नहीं करेगा। मीनाक्षी कह रही है डीम्ड ओनर होगा बी। हाँ, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि अगर 22 साल इस तरह से हो जाए तो डीम्ड ओनर सैफाई डावर कह रही है सर होगा डीम्ड ओनर बी। तो इसी का, या हर एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूं कि हु शैल पे द इनकम टैक्स। दोबारा से पूछ रहा हूं, अच्छी तरह सोच समझ के बताइएगा कि हु शैल पे द इनकम टैक्स। बी को ओनर माना गया है, क्यों माना गया है? वो टैक्सेशन के पर्पज के लिए ही माना गया है। बी को ओनर माना गया है, वो टैक्स के पर्पज के लिए माना गया है। तो सैफाली और मनीषा का जवाब आ गया है, वो कह रहे हैं कि बी टैक्स पे करेगा। इसी का कह रही हैं ए टैक्स पे करेगा, लेकिन रीजन क्लियर नहीं है। देखिएगा, टैक्स तो ए ही पे करेगा, टैक्स तो ए ही पे करेगा। ए विल पे द टैक्स ऑन इनकम, ऑन रेंटल इनकम, ऑन रेंटल इनकम। देखिए, अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा आप लोगों के मन में। पहले तो ये बात करते हैं बी क्यों नहीं पेमेंट करेगा। देखिए, जो डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, दूसरे लॉ में भी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी अगर हम बात करें, तो किराएदार को फायदा पहुंचाने के लिए या किराएदार को नुकसान पहुंचाने के लिए? बताइए आप मुझे। किराएदार को फायदा पहुंचाने के लिए है कि आपको मालिक आपका जो जबरदस्ती करके हटा नहीं सकता। हम आपको एक राइट दे रहे हैं। अगर 12 साल का लंबा पीरियड आप एक जगह रह रहे हैं, दुकान में काम करते हुए रह रहे हैं, तो मालिक का भी कोई हक नहीं बनता कि आपको कभी भी हटा दे वो। तो ये बी को फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए? तो जवाब आ गया फायदा पहुंचाने के लिए। अब ये कह रहा फायदा कि बी रेंट भी पेड करेगा और टैक्स भी पेमेंट करेगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि जो लॉ मेकर्स की इंटेंशन है उसे पहचाने आप। वो लैंग्वेज से नहीं पता लगती है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि सिर्फ बी को डीम्ड ओनर क्यों माना गया है, साथ के साथ ये भी बात आती है। ये तो बात क्लियर है ना, लॉजिक, कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा कि बी रेंट भी पेड करेगा और बी टैक्स भी पेमेंट करेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन साथ के साथ ये भी तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर क्या फायदा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 27 में कि बी को डीम्ड ओनर क्यों माना गया है? देखिए क्या फायदा है। अगर बी इसे सबलेट करता है, सबलेट करता है टू सी, समझ आ रही बात? आप इस प्रोविजन को भूल जाइए एक मिनट के लिए, जो भी हमने सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर पढ़ा है। जिस दिन चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था मैंने कहा था कि जो रेंट आएगा ए क्या, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो बी का रेंट आएगा क्या वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो सकता है? चार्जिंग सेक्शन ध्यान रखिए 22 में हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम को टैक्स करने के लिए ओनर होना जरूरी है। ए तो ओनर है, तो ए के हाथ में तो टैक्स लगेगा हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन बी क्योंकि ओनर नहीं है, बी अगर इसे प्रॉपर्टी को सबलेट करता है तो सब लेटिंग की जो इनकम आएगी बी की, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो सकती। कारण क्या है? बी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। और सेक्शन 27 के आने के बाद ये हो गया है कि अगर ए ने बी को किराए पर दे रखा है 12 साल उससे ज्यादा के लिए, तो इस केस में अगर बी कभी किसी को सबलेटिंग करता है तो उसकी जो सबलेटिंग की इनकम है वो भी टैक्सेबल होगी हाउस प्रॉपर्टी में। ऑल्दो बी नॉट द ओनर बट बी शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। जो एक कमी थी बी के हाथ में कि बी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं निकलती थी, और वो कमी थी कि बी ओनर नहीं था, वो कमी दूर कर दी गई है सेक्शन 27 लगा के। अब बी को डीम्ड ओनर मान लिया गया है, और जब डीम्ड ओनर मान लिया गया है तो बी के हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होगी ये सबलेटिंग वाली, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है सेक्शन 27 में, जो राइट ऑफ पोजेशन ऑफ लीज है ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर, वो समझ में आ गया होगा। और इस प्रोविजन को ज्यादातर एजुकेटर्स गलत ट्रीट करते हैं और जो गलत मीनिंग है वही बच्चों के समझ में आ जाता है, क्योंकि वो मीनिंग आसान है और जो सही मीनिंग है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और आप चेक भी नहीं करते हैं कि हमें जो समझाया गया है वो सही मीनिंग समझाया गया है या गलत मीनिंग ही हमें पढ़ा दिया गया है। तो इस चीज को जरूर चेक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और कंसंट्रेट जरूर रहना चाहिए आपको। और आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते रहना चाहिए। जब बच्चा क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तो उससे पता लग जाता है कि समझ में आ रहा है, उसके सही समझ में आ रहा है या सही समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो, जल्दी से बताइए यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको फिनिश कर दिया है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा भी कर सकते हैं, कर लेते हैं कि अगर मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी अगर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो जो क्वेश्चन अब रह रहे हैं वो सारे के सारे आपको निपटाने हैं, जो स्टडी मटेरियल के हैं सारे के सारे क्वेश्चन निपटाने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने निपटवा ही दिए थे, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन रह रहा है तो वो आपको निपटाना है। अब मैं कर रहा हूं इसमें जी मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। Ganesh had 3 houses, all of which are self-occupied. The particulars of the houses for the previous year 2021 are as under. म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुई है सबकी, फेयर एंटर वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड पर एनम दिया हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 14 फॉर परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी ये भी दिया हुआ है। रिपेयर के लिए सेकेंड हाउस का है और थर्ड हाउस का आपने परचेज के लिए ले रखा है। कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर assessment year 21-22 and suggest which houses should be opted by Ganesh to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum. इसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको देख के बता पाऊं कि कौन सी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सी डीम टू बी लेट आउट है। आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा इसे। और मैनुअल में क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन 1 की बात करूं, ऑप्शन 1 की बात करूं तो H1 एंड H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लें एंड H3 को लेट आउट मान लें, यानी कि H1 और H2 की NAV नील आएगी और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूल हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और H3 को डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं है, यानी कि ARR नहीं होगा इसका, लेकिन जो स्टेप 1 और स्टेप 2 से कैलकुलेट होके आती है वैल्यू वही इसकी क्या मान ली जाएगी, GAV मान ली जाएगी। ऐसा माना जाएगा जैसे वो लेट आउट है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या करूंगा मैं, H1 एंड H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूंगा और H2 को मैं क्या मानूंगा, डीम टू बी लेट आउट। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या करूंगा मैं, H1 H2 एंड H3 को मैं क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड H1 को मैं क्या मानूंगा, डीम्ड टू बी लेट आउट। तो मैंने आपको नियम सारे सिखा रखे हैं, बस आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के इन कॉम्बिनेशन में इनकम निकालनी पड़ेगी। और जिस ऑप्शन में भी इनकम कम से कम आ जाए वही ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वही ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और लास्ट में कंक्लूजन लिखे आएंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में सबसे इनकम सबसे कम आ रही है, तो इस वजह से एसएससी को यही ऑप्शन यूज करना चाहिए। तो देखिएगा ये सारी
इसकी डिटेल दे रखी है। अब ये है आपकी, तो इसमें क्या करना है आपको, जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं उस तरीके से करना है और जिससे इनकम कमाए। एक तरीका ये भी है जो स्टडी मेटल में दे रखा है, इसमें क्या कर रखा है कि तीनों हाउसेस को पहले डीम टू बी लेट आउट मान लो। अगर डीम टू बी लेट आउट हैं तो इनकम उनकी कितनी आती है वो निकाल लेंगे आप। और फिर तीनों हाउसेस को आप क्या मान लें, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लें, और फिर इनकम कैसे आती है वो आप देख लें सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब फिर क्या कर लें आप कि दोनों के कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड को सेल्फ ऑक्यूपाइड और थर्ड को डीम टू बी लेट आउट। यहां पे क्या होगा कि आपको डीम टू बी लेट आउट की इनकम निकलाई मिल जाएगी क्योंकि आप पहले निकाल चुके हैं। तो तरीका वही रहेगा जो मैंने बताया है, केवल करने का तरीका अलग हो सकता है कि आप पहले एक बार निकाल बैठे कि अगर तीनों हाउस लेट आउट हैं, क्योंकि एक एक करके आपको लेट आउट तो माननी पड़ेगी। जो मैंने ऑप्शन दिया है आपको, पहले वाले ऑप्शन में H3 लेट आउट है, दूसरे वाले ऑप्शन में H2 लेट आउट है, तीसरे वाले ऑप्शन में H1 लेट आउट है। तो कुल मिला के आपको निकालनी तो पड़ेगी ही कि लेट आउट प्रॉपर्टी अगर मानते हैं तो कितनी इनकम आती है। और इसी तरह तीनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड भी आपको एक एक करके मानना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले इनकम लेट आउट की तरह निकाल ली। इसके बाद क्या होगा, जब आप ऑप्शन बनाएंगे तो ये जो इनकम निकली हुई है यही आप ऑप्शन में रखते चले जाएंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम निकालना आसान होता ही है क्योंकि नील होती है। अगर किसी में इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आप देख लीजिएगा, वो कैलकुलेट करके दे रखा है। तो ये ऑप्शन इस तरह दे रखे हैं। जिस ऑप्शन में भी इनकम सबसे कम आएगी वो ऑप्शन बेनिफिशियल होगा गणेश के लिए। तो बताइए सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट या नहीं है? सभी बच्चों को क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चन निपटा लीजिएगा। इसके 2-3 क्वेश्चन ही बचे हुए होंगे, सारे क्वेश्चन निपटा लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, और नया चैप्टर का नाम होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। MCQ भी मैंने आपको दे रखे हैं, MCQ भी निपटा लीजिएगा। इसके जो भी प्रॉब्लम होगी मैं वो प्रॉब्लम आपकी अलग क्लास में ले लूंगा। विद आंसर मैंने MCQ दे रखे हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप आंसर देख के भी पता लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से आज खत्म हो गया है। जितना भी डिटेल में करा सकता था इंटरमीडिएट और CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर, वो सारा मैंने डिटेल इसमें करा दिया है। इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अगर आप इससे अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा। और नए चैप्टर का हम नए दिन से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।